भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष परम आदरणीय राजनाथ सिंह जी, प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष श्रीमान प्रहलाद जोशी जी, आदरणीय श्री वेंकैया नायडू जी, भारतीय जनता पार्टी के महामंत्री श्रीमान थावरचंद जी गहलोत, श्रीमान अनंत कुमार जी, हमारे पूर्व मुख्यमंत्री श्रीमान सदानंद जी गौड़ा जी, श्रीमान जगदीश शेट्टर जी, मंच पर विराजमान भारतीय जनता पार्टी के सभी वरिष्ठ नेतागण, बेंगलुरुना कर्नाटकवा बंधु भगिनीयरे निमगेला ನನ್ನ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು। ಬೆಂಗಳೂರಿನ ನಿರ್ಮಾತಾ ಕೆಂಪೇಗೌಡ, संत बसवेश्वर, कनकदास, कित्तूर रानी ಚೆನ್ನಮ್ಮ, ನನ್ನ ಏಳಿರಗು, ನನ್ನ सत नमनಗಳು। भाइयों बहनों, आज जब बंगलुरु की धरती पर आया हूं, मैं सबसे पहले विज्ञान जगत में भारत को सम्मान दिलाने वाले, भारत का गौरव बढ़ाने वाले प्रोफेसर CN राव, भारत रत्न, मैं उनका अंतःकरणपूर्वक अभिनंदन करता हूं। भारत के खेल जगत को नई ऊंचाइयों पर ले जाने वाले और देश के युवाओं को प्रेरणा देने वाले भाई सचिन को भी भारत रत्न के अवसर पर बहुत बहुत बधाई देता हूं, बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। भाइयों बहनों, ये अपना बंगलुरु हिंदुस्तान में विकास की यात्रा में आजादी के पहले से इसने अपना नाम दर्ज करवाया था। हिंदुस्तान में सबसे पहले किसी शहर का बिजलीकरण हुआ, इलेक्ट्रिफिकेशन हुआ, तो वो शहर हमारा बंगलुरु था। ये शताब्दी ज्ञान की शताब्दी है और आज पूरे हिंदुस्तान में रिसर्च का क्षेत्र को हो, हायर एजुकेशन का क्षेत्र हो, सेंटर फॉर एक्सेलेंसी की बात हो, हर विषय में हमारा बंगलुरु ये नॉलेज सिटी के रूप में इसने अपनी जगह बनाई है। मैं सभी कर्नाटक वासियों को आज इस बात के लिए बधाई देता हूं, अभिनंदन करता हूं
भाइयों बहनों, मैंने चुनाव में भी इस शहर में बहुत बार आना मेरा हुआ है। यहां के अनेक राजनीतिक जलसे मैंने देखे हैं। भाइयों बहनों, कर्नाटक के इतिहास में कभी भी किसी भी राजनीतिक दल को ऐसा विशाल दृश्य देखने का सौभाग्य नहीं मिला है। बहुत बहुत बधाई देता हूं मित्रों, जहां भी देखता हूं जैसे एक केसरिया समंदर यहां चारों तरफ केसरिया समंदर की लहरें उठ रही हैं। क्या नजारा पेश किया है भाइयों, क्या नजारा पेश किया है। और मैं प्रहलाद जी को, अनंत कुमार को, इस रैली के इंचार्ज अशोक को पूछ रहा था कि भाई इसके पहले ऐसा दृश्य कहां हुआ होगा, कब हुआ होगा। वो मुझे बता रहे थे, साहब बीजेपी का इतिहास छोड़ो, कर्नाटक की पॉलिटिकल हिस्ट्री में इतना बड़ा कभी कार्यक्रम नहीं हुआ, किसी दल का नहीं हुआ है। भाइयों बहनों, ये अपने आप में कर्नाटका भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की बहुत बड़ी सिद्धि है। मैं आपका अभिनंदन करता हूं। भाइयों बहनों, इन दिनों भाजपा पे हमले जरा तेज हो गए हैं। नरेंद्र मोदी पर भी हमले तेज हो गए हैं। ये हमले इसलिए तेज हुए हैं कि ये नजारा न देख पाते हैं, न पचा पाते हैं, और इसलिए न जाने कैसी कैसी भाषा का प्रयोग हो रहा है, न जाने कैसे कैसे षड्यंत्र हो रहे हैं, न जाने किस प्रकार के तौर तरीकों से भारतीय जनता पार्टी को हतप्रत करने का प्रयास हो रहा है। भाइयों बहनों, मैं आज एक साथ दो प्रधानमंत्रियों का स्मरण करना चाहता हूं। और अगर भारत का भाग्य बदलना है, इस देश को आगे ले जाना है, तो इन्हीं दो महापुरुषों ने जो मंत्र दिया है, वो मंत्र इस देश को नई ऊंचाइयों पर ले जा सकता है। लाल बहादुर शास्त्री ने कहा था, जय जवान जय किसान। और भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था, जय जवान जय किसान जय विज्ञान। भाइयों बहनों, आज दुनिया में आईटी के क्षेत्र में ये हमारा कर्नाटक, ये हमारा बेंगलोर, ये हमारे यहां के आईटी प्रोफेशन के नौजवान, ये हमारे सॉफ्टवेयर इंजीनियर विश्व भर में इन नौजवानों ने अपनी ताकत का परिचय करवा दिया है, हिंदुस्तान का नाम रोशन कर दिया है। सिलिकॉन वैली के बाद अगर दुनिया में कहीं सबसे ज्यादा आईटी प्रोफेशन का काम हो रहा है, तो उस शहर का नाम है बेंगलुरु, जिस राज्य का नाम है कर्नाटका। भाइयों बहनों,
ये कैसे संभव हुआ? जब एनडीए की सरकार थी, अटल बिहारी वाजपेयी जी भारत के प्रधानमंत्री थे, तब पहली बार हिंदुस्तान में अलग से आईटी मिनिस्ट्री की रचना की गई। उसके लिए अलग से व्यवस्थाएं खड़ी कर दी गई, बजट बनाए गए, एक अलग व्यवस्था खड़ी करके इसे फोकस एरिया के रूप में प्रस्थापित किया गया। और उसके बाद हिंदुस्तान के नौजवानों ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। मेरा देश का नौजवान अपनी उंगलियों पर कंप्यूटर की कमाल करके दुनिया को आकर्षित करने में सफल हो गया। सारी दुनिया को भारत का लोहा बताने में मेरे देश का नौजवान सफल हो गया। भाइयों बहनों, 2003 में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने इस देश में पहली बार साइंस एंड टेक्नोलॉजी को लेकर के अलग पॉलिसी बनाई। 2000 में पहली बार इस देश में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का एक्ट बनाया। अटल बिहारी वाजपेयी ने जो विज्ञान पर बल दिया, टेक्नोलॉजी पर बल दिया, आधुनिक हिंदुस्तान बनाने के लिए उन्होंने ये जो सपना देखा, वो सपना भारत के नौजवान के साथ जुड़ा हुआ था। वो सपना भारत के नौजवान के भाग्य के साथ जुड़ा हुआ था। और 2003 के 15 अगस्त को अटल बिहारी वाजपेयी जी ने लाल किले से कहा था, 2003 में कहा था, उन्होंने मून मिशन की घोषणा की थी। और आज हम गर्व से कह सकते हैं कि अटल बिहारी वाजपेयी ने जो सपना देखा था, 2003 में लाल किले से घोषणा की थी, मिशन मून का सपना देखा था, 2008 में हमारे नौजवानों ने, हमारे वैज्ञानिकों ने अटल बिहारी वाजपेयी की घोषणा को सत्य करके दिखा दिया और चंद्रयान की तरफ हम चल पड़े, सफलतापूर्वक चल पड़े। भाइयों बहनों, ये साइंस और टेक्नोलॉजी पॉलिसी का कमाल है कि अभी अभी मंगलयान मंगल पर जाने की दिशा में भी हम सफलतापूर्वक आगे बढ़ रहे हैं। भाइयों बहनों, लेकिन जो महापुरुष होते हैं वो दूर का देखते हैं, व्यवस्थाएं विकसित करते हैं, लेकिन जब व्यवस्थाएं गलत हाथों में चली जाती हैं तो देश की क्या दुर्दशा होती है, ये आईटी प्रोफेशन के लोग भली भांति जानते हैं। आप देखिए, जब अटल जी की सरकार थी, हमारे देश में आईटी प्रोफेशन का ग्रोथ, सॉफ्टवेयर का ग्रोथ 40% था, 40% था। और बाद में यूपीए 1 बना, यूपीए 1 बना तो हम 40% से कम होकर के 30% हो गए। ये घाटा किसको हुआ? हमारे नौजवानों के भविष्य पर हुआ। आईटी प्रोफेशन से जुड़े नौजवानों के भविष्य पर सवालिया निशान लगाना शुरू हो गया। भाइयों बहनों, इतना ही नहीं,
यूपीए 2 आया। यूपीए 2 आया तो यही सॉफ्टवेयर का ग्रोथ जो अटल जी के जमाने में 40% था, आज वो 9% पर आकर के अटक गया है। आप मुझे बताइए मित्रों, अगर ग्रोथ नहीं होगा तो एक्सपोर्ट कहां से होगा? नौजवानों को रोजगार कहां से मिलेगा? देश में अगर मेरा नौजवान बेरोजगार हो गया तो मेरे देश के भाग्य क्या क्या होगा? भाइयों बहनों, भारत ने जितनी ज्यादा मात्रा में सेंटर फॉर एक्सेलेंसी का निर्माण करना चाहिए, हम नहीं कर पा रहे। मेरे मन में कभी कभी विचार आता है, दुनिया का सबसे लंबा रेलवे नेटवर्क हिंदुस्तान के पास है। उसमें काम करने की एक्सपर्टाइज लगती है, उसके इंजीनियरों का अलग प्रकार की शिक्षा लगती है, रेल मैनेजमेंट ये अलग प्रकार की क्वालिटी लगती है। क्या हमारे देश में रेलवे डिपार्टमेंट खुद देश के 4 कोने में रेलवे को जिस प्रकार के मैन पावर की जरूरत है, उस मैन पावर के लिए हिंदुस्तान के 4 कोने में रेल के लिए जिस प्रकार के लोगों की जरूरत है, रेल के लिए जिस प्रकार के इंजीनियरों की जरूरत है, टेक्नीशियनों की जरूरत है, मैनेजर स्किल की जरूरत है, इलेक्ट्रॉनिक नॉलेज की जरूरत है, क्या देश के 4 कोने में रेलवे के द्वारा 4 बढ़िया यूनिवर्सिटी बना करके वहीं से नौजवानों को तैयार करके हमारी रेलवे की एफिशिएंसी को नहीं बढ़ा सकते थे? हमारी रेलवे को मॉडर्नाइज नहीं कर सकते थे? हमारी रेलवे को जन साधारण के लिए उपयोगी नहीं बना सकते थे? लेकिन भाइयों बहनों, रेलवे को भी उन्होंने राजनीति का कार्यक्रम बना दिया। कभी यहां पर एक डिब्बा बढ़ा दो, कहीं यहां पर एक रूट बढ़ा दो, वहां के मतदाताओं को खुश कर दो, चुनाव जीतने के लिए रेल चलाते रहो। इसी का परिणाम है कि आज पूरा रेलवे का तंत्र गड्ढे पे चला गया है। ये इनकी सोच है। भाइयों बहनों, आज देश की आर्थिक स्थिति बहुत संकट में है। इन दिनों स्पर्धा चल रही है कि रुपये की कीमत नीचे जाएगी कि यूपीए सरकार की आबरू नीचे जाएगी। सबसे पहले कौन ज्यादा नीचे जाएगा, इसकी स्पर्धा चल रही है। भाइयों बहनों, करंट अकाउंट डेफिसिट देश को एक गहरे आर्थिक संकट में डाल दिया है। आए दिन रुपये की कीमत घटती चली जा रही है, घटती चली जा रही है। रुपया लुढ़क रहा है। ऐसा लगता है यूपीए का रुपया आईसीयू में पड़ा है, अस्पताल में पड़ा है, पता नहीं वो कब। भाइयों बहनों, करंट अकाउंट डेफिसिट का एक मूल कारण है इंपोर्ट एक्सपोर्ट के क्षेत्र में जितनी बड़ी मात्रा में एक्सपोर्ट होना चाहिए वो हम नहीं कर पा रहे। क्यों? 40% एक्सपोर्ट हमारा सॉफ्टवेयर का ग्रोथ था, 9% आ गया। इसके कारण हमारा एक्सपोर्ट कम हो गया। दूसरी तरफ क्या किया दिल्ली की सरकार ने? दिल्ली सरकार ने पिंक रिवॉल्यूशन की घोषणा की। पिंक रिवॉल्यूशन, ये पिंक रिवॉल्यूशन क्या है? ये पिंक रिवॉल्यूशन है मटन का एक्सपोर्ट करना, मीट एक्सपोर्ट करना। और इसलिए हिंदुस्तान का अमूल्य पशुधन
गैर कानूनी तरीके से काटा जा रहा है और हमारा मीट, हमारा मटन, उसको एक्सपोर्ट करने के लिए दिल्ली सरकार नई नई इंसेंटिव स्कीम डाल रही है। मैं दिल्ली की, यूपीए की सरकार को पूछना चाहता हूं, आपने कसाई खानों के लिए जो इंसेंटिव घोषित किए हैं, कसाई खानों के लिए बैंक के जिस प्रकार से रुपयों के ढेर बरसा रही हैं, अगर आपने ऐसी ही इंसेंटिव स्कीम अगर हमारे कर्नाटक के नौजवानों के लिए लाए होते, उनके लिए अगर आप स्पेशल पैकेज लाए होते, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के लिए इंसेंटिव, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए इंसेंटिव, एक्सपोर्ट के लिए इंसेंटिव अगर ये लाए होते तो आज करंट अकाउंट की डेफिसिट की नौबत ना आती। सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट करके मेरा नौजवान दुनिया में नाम रोशन करता और हमारी गायें बच जाती, हमारा पशुधन बच जाता। इतना ही नहीं, इनकी प्रायोरिटी देखिए। अभी कर्नाटक में पहली सरकार बनी, नई सरकार बनी और सबसे पहला काम किया, इनकी सोच देखिए। सबसे पहले कैबिनेट ने निर्णय किया कि भाजपा सरकार ने जो गौ रक्षा का कानून बनाया है, उस कानून को हटा दो ताकि उनकी वोट बैंक की राजनीति चलती रहे। यूपीए की पहली सरकार बनी तो पहला क्या काम किया, पोटा का कानून हटा दो ताकि वोट बैंक बना रहे और आतंकवादियों को खुली छूट मिल जाए, नक्सलवाद को खुली छूट मिल जाए। ये काम उन्होंने किया। भाइयों बहनों, ये जितनी मात्रा में कसाई खानों को सब्सिडी दे रहे हैं, जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। इसलिए भाइयों बहनों, मैं आग्रह से कहना आया हूं कि दिल्ली सरकार को जनता जनार्दन से कोई कनेक्ट नहीं है, कोई जुड़ाव नहीं है, कोई कनेक्ट नहीं है। वे कटे हुए हैं, वो आइवरी टावर में बैठे हुए लोग हैं। वो इंडोर के खिलाड़ी हैं, हम आउटडोर के खिलाड़ी हैं। भाइयों बहनों, आज विश्व में चर्चा है 21वीं सदी किसकी। भाइयों बहनों, कोई कहता है एशिया की, कोई कहता है चाइना की, कोई कहता है इंडिया की। भाइयों बहनों, 21वीं सदी हिंदुस्तान की बनाना ये हम सबका सपना है। भाइयों बहनों, मुझे जवाब देंगे? आप लोग मुझे जवाब देंगे? क्या 21वीं सदी हिंदुस्तान की सदी बनाना है? 21वीं सदी हिंदुस्तान की सदी बनाएंगे? 21वीं सदी में दुनिया में हिंदुस्तान का नाम रोशन करेंगे? भाइयों बहनों, अगर हिंदुस्तान की 21वीं सदी बनने की संभावनाएं पड़ी हुई है, 21वीं सदी हिंदुस्तान की सदी बनाने की संभावना पड़ी है, क्यों? दो ऐसी अमूल्य चीजें हमारे पास हैं जो हमारे प्रतिस्पर्धियों के पास नहीं है। हम भाग्यवान हैं कि हमारे पास वाइब्रेंट डेमोक्रेसी है। दुनिया की सबसे बड़ा लोकतंत्र हमारे पास है और दूसरी हमारी अनमोल ताकत है, हम दुनिया के सबसे युवा देश हैं। आज हिंदुस्तान में 65% से ज्यादा जनसंख्या, 65% से ज्यादा जनसंख्या, more than 65% population is under 35 एज ग्रुप, 35 से नीचे हैं। भाइयों बहनों, जिस देश के पास इतनी बड़ी नौजवानों की फौज हो, जो देश
नौजवानों की भुजाओं मस्तिष्क के भरोसे पूरे विश्व में छा सकता है। अगर हम देश के नौजवानों पर ध्यान दें तो दुनिया की सकल सूरत बदलने में हम योगदान दे सकते हैं। भाइयों बहनों, लेकिन कांग्रेस के लिए यूथ ये सिर्फ वोटर है, वोटर। कांग्रेस के लिए नौजवान ये खाली मतदाता है। हमारे लिए यूथ ये पावर है, पावर। हिंदुस्तान का पावर है और हमारी प्रायोरिटी यूथ को एम्पावर करना है। हम जितनी मात्रा में यूथ को एम्पावर करेंगे, हिंदुस्तान पावरफुल बन जाएगा। ये सपना देख करके हम चल रहे हैं। भाइयों बहनों, जब देश के पास वाइब्रेंट डेमोक्रेसी एंड डेमोग्राफिक डिविडेंड ये हमारी शक्ति है, तब भाइयों बहनों, मैंने पहले ही कहा, नौजवानों के लिए उनके पास न कोई दृष्टि है, न कोई योजना है। सारी दुनिया में हर एक देश युवा शक्ति का राष्ट्र निर्माण में उपयोग करने के लिए स्किल डेवलपमेंट पे बल दे रहा है। स्किल डेवलपमेंट ये दुनिया के हर देश की प्रायोरिटी है। आज भाइयों बहनों, हिंदुस्तान में रोजगार का संकट है, नौजवान बेरोजगार है। कांग्रेस पार्टी ने नौजवान को रोजगार देने का वादा किया था, लेकिन वो वादा दिल्ली की सरकार निभा नहीं पाई। मैं भाइयों बहनों पूछना चाहता हूं, मेरे नौजवान जवाब देना, जवाब देंगे? आप में से किसी को दिल्ली सरकार ने नौकरी दी है? जोर से बोलो। आप में से किसी को दिल्ली सरकार ने नौकरी दी है? आप में से दिल्ली सरकार ने किसी को रोजगार दिया है? इतना ही नहीं, देश के करोड़ों करोड़ों युवाओं को बेरोजगार करने का पाप ये दिल्ली की सरकार ने किया है। कारखाने बंद पड़े हैं, बिजली का उत्पादन नहीं हो रहा है, कोयला खा गए। अरे कोयला ही नहीं, कोयले की फाइल भी खा गए। और सुप्रीम कोर्ट में कहते हैं कोयले की फाइल खो गई। अरे फाइल नहीं, पूरी सरकार खो गई है, पूरी सरकार खो गई है। और कांग्रेस की सरकार आपके लिए, सुप्रीम कोर्ट के लिए तो शायद कोयले की फाइल खो गई होगी, हिंदुस्तान की तो पूरी लाइफ खो गई है, पूरी लाइफ खो गई है। नौजवान को रोजगार के लिए सारी दुनिया स्किल डेवलपमेंट पे बल दे रहे। बड़ा इंटरेस्टिंग बात बता रहा हूं मैं दोस्तों, सारा विश्व स्किल डेवलपमेंट पे बल दे रहा है, लेकिन भाइयों बहनों, ये हमारी दिल्ली की सरकार है, उसने स्किल डेवलपमेंट के लिए क्या किया आपको जानकर के हैरानी होगी मित्रों। भारत सरकार उसका इतने बड़े हिंदुस्तान में स्किल डेवलपमेंट का बजट 1000 करोड़ रुपया है। गुजरात छोटा सा राज्य है, गुजरात का स्किल डेवलपमेंट का बजट 800 करोड़ रुपया है, 800 करोड़। क्यों? उनकी प्रायोरिटी नहीं है,
उनको भारत के भविष्य की चिंता नहीं है, नौजवान की शक्ति की चिंता नहीं है। क्या किया मित्रों? ये लोग 2004 से सरकार में बैठे हैं। सारी दुनिया स्किल डेवलपमेंट पर बल दे रही है। हिंदुस्तान दुनिया का सबसे युवा देश है। हमारी सबसे पहली प्रायोरिटी स्किल डेवलपमेंट होना चाहिए। लेकिन दिल्ली सरकार 2008 में उन्होंने एक कमेटी बनाई, उसका नाम दिया प्राइम मिनिस्टर नेशनल काउंसिल ऑन स्किल डेवलपमेंट, पीएम के नाम से जोड़ा। बहुत बड़ी कमेटी बनाई। भाइयों बहनों, ये बनाने के बाद ये समझने जैसा है, 25 दिन के अंदर अंदर उन्होंने एक और कमेटी बनाई, और ये कमेटी थी, यानी उन्होंने पहले प्रधानमंत्री नेशनल काउंसिल ऑन स्किल डेवलपमेंट बनाया। 25 दिन के बाद एक दूसरा बच्चा पैदा किया और उन्होंने एक स्किल डेवलपमेंट कोऑर्डिनेशन बोर्ड बनाया। देखिए इनकी हालत देखिए। 25 दिन के बाद दूसरा बच्चा पैदा किया और फिर 2.5 साल तक कोई काम नहीं किया, कोई चर्चा नहीं की, चिंता नहीं की, योजना नहीं बनी, कुछ नहीं हुआ। 2.5 साल तक मौन, पूरा मौन, हर प्रकार से मौन। ये हुआ। उसके बाद 2011 में क्या किया? स्किल डेवलपमेंट एडवाइजरी की एक ऑफिस खोली गई। 2.5 साल के बाद काम क्या किया? स्किल डेवलपमेंट पीएम के एडवाइजर की ऑफिस खोली गई। और भाइयों बहनों, फिर क्या किया? पत्रकार मित्रों को बड़ा मजा आएगा खोजने का। फिर 2013 में इन्होंने सब दुकानें बंद कर दी। जितना भी बनाया था इन सारों का बंद कर दिया और उसमें से सबको बंद करके एक स्किल डेवलपमेंट एजेंसी बनाई। अब ये एजेंसी क्या कारोबार करेगी ये तो आने वाला समय बताएगा, क्योंकि कुछ महीने पहले बनाई है। भाइयों बहनों, इन्हें नौजवान की चिंता होती तो ये नहीं करते। इन्हें लोकतंत्र की भी चिंता नहीं है। लोकतंत्र का गला घोंटना ये कांग्रेस की फितरत है। आपातकाल में देश के लोकतंत्र को खत्म कर दिया गया था। मीडिया पर ताले लगा दिए गए थे, इमरजेंसी लाई गई थी। फिर एक बार उन्हीं दिनों की याद आ रही है। मित्रों, आपने देखा होगा ये सोशल मीडिया, ये हमारे आईटी प्रोफेशन के नौजवान आज सोशल मीडिया में छाए हुए हैं। चारों तरफ सोशल मीडिया की धूम मची है। हर व्यक्ति अपनी आवाज उठा रहा है, हर व्यक्ति अपनी आवाज बुलंद कर रहा है सोशल मीडिया के माध्यम से। ये दिल्ली की सरकार ने सोशल मीडिया से घबरा गई, कांप गई। सोशल मीडिया पर बंधन डालने के लिए नए नए तौर तरीके खोजे, उस पर रिस्ट्रिक्शन लाने के तौर तरीके खोज रहे हैं, क्योंकि उनकी लोकतंत्र में श्रद्धा नहीं है। अभी अभी भारत के इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट मिनिस्टर ने हिंदुस्तान के मीडिया को और विशेष करके ये टीवी चैनल वालों को एक एडवाइजरी भेजी। ये कहने को तो एडवाइजरी है, लेकिन पढ़ने के बाद लगता है ये तो धमकी भरी जांसा चिट्ठी है। जांसा चिट्ठी जो एक प्रकार से मीडिया को दबाने दबोचने की उनका परिचय देता है। और एडवाइजरी क्या दी कि 15 अगस्त को लाल दरवाजे से प्रधानमंत्री का भाषण हुआ। इतना बड़ा महत्वपूर्ण इंसिडेंट था। संविधान की तरह प्रधानमंत्री का इतने बड़े पद और गरिमा का विषय था। तो उनके भाषण के बाद टीवी पर
गुजरात में, कच्छ में, लालन कॉलेज में एक मोदी, एक छोटा सा मोदी, एक छोटे से राज्य का मुख्यमंत्री इसका भाषण टेलीकास्ट क्यों किया? आग लग गई, आग। मोदी का भाषण टेलीकास्ट क्यों किया? प्रधानमंत्री की बराबरी में मोदी का भाषण क्यों दिखाया? दिल्ली सरकार ने फतवा जाहिर कर दिया, एडवाइजरी के नाम पर कर दिया कि ये बंद करो। इतना ही नहीं, ये कांग्रेस पार्टी की लोकतंत्र के प्रति अश्रद्धा कैसी है, नमूना पेश कर रहा हूं मित्रों। भारत रत्न आदरणीय लता मंगेशकर जी, मुझे बताइए भैया, आप कन्नड़ भाषी हो, आप लता मंगेशकर जी को आदर करते हो, उनके गीत सुनते हो, उनके गीत सुनने से मन को आनंद मिलता है, शांति मिलती है, लता मंगेशकर जी का नाम लेते ही गर्व होता है। आए मेरे वतन के लोगों, ये गीत सुनते ही हिंदुस्तान की सेना के सामने सर झुकाने का मन होता है। इतना बड़ा गौरवपूर्ण नाम लता मंगेशकर जी ने कुछ दिन पहले बोल दिया, अगर मोदी इस देश के प्रधानमंत्री होते हैं अच्छा होगा। मुझे बताओ भाई, लोकतंत्र में किसी को अपनी बात बताने का अधिकार है कि नहीं है? अगर कोई कहे कि मोदी को जिंदगी भर जेल में डाल देना चाहिए, उसको ये कहने का अधिकार है कि नहीं है? कोई कहे मोदी को फांसी पे लटका देना चाहिए, उसको अधिकार है कि नहीं है? कोई कहे मोदी को पीएम बनाना चाहिए, कहने का अधिकार है कि नहीं है? आप हैरान हो जाओगे, ये हमारे कांग्रेस के मित्र यूपीए के नेता बौखला गए, तूफान खड़ा कर दिया और घोषणा कर दी, मोदी को पीएम बनाने वाली बात करने वाली लता मंगेशकर जी का भारत रत्न वापस ले लो। कांग्रेस पार्टी की लोकतंत्र में श्रद्धा नहीं है, कांग्रेस पार्टी को लोकतंत्र में भरोसा नहीं है। भाइयों बहनों, एक अंतरराष्ट्रीय संस्था गोल्डमैन सैक्स, इन लोगों ने पूरे दुनिया में सर्वे करते रहते हैं, वो मैनेजमेंट और अर्थशास्त्र के विषय के काम करते हैं। उस संस्था ने कहा कि मोदी का नाम जब से आया है, भारतीय जनता पार्टी तेज गति से आगे बढ़ रही है और इसके कारण बाजार की हवा बदल रही है। भारत के अर्थतंत्र में सांस लेने की ताकत आई है। अगर मोदी आगे बढ़ते गए तो भारत का अर्थतंत्र दौड़ने लग जाएगा। एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था ने इस प्रकार का सर्वेक्षण किया, अखबारों में आया, आप हैरान हो जाओगे। वो बेचारा कह रहा है कि हिंदुस्तान का अर्थ कारण सुधरेगा, ये आनंद और गौरव का विषय है। उसके बजाय पूरी कांग्रेस टूट पड़ी, उनके मंत्री टूट पड़े। एक गोल्डमैन सैक्स समझता क्या है, उसको ये कहने का अधिकार क्या है, वो समझता क्या है, पता नहीं क्यों। क्या लोकतंत्र की ये भाषा है मित्रों? ये लोकतंत्र की भाषा है? क्या लोकतंत्र में ऐसा व्यवहार होता है? दूसरों के विचार सुनने की तैयारी नहीं। इतना ही नहीं भैया, अभी चुनाव चल रहे हैं 4 राज्यों में, ओपिनियन पोल आया, बौखला गए। उन्होंने घोषणा कर दी, ओपिनियन पोल को टीवी पर दिखाना बंद कर दो।
अरे कब तक सर छुपाते रहोगे? अब तो आप लोगों की जाने की बारी आ चुकी है। देश का ओपिनियन तय हो चुका है। टीवी के पर्दे पर ओपिनियन चमके या न चमके, जनता जनार्दन के आवाज में ओपिनियन पूरी ताकत से प्रकट हो रहा है। भाइयों बहनों, भाइयों बहनों, भाइयों बहनों, इतना ही नहीं, लोकतंत्र में, संवैधानिक संस्थाओं में इनका रत्ती भर भरोसा नहीं है। ये दिल्ली की सरकार बहुमत के कारण नहीं चल रही है। मैं बहुत जिम्मेवारी के साथ आरोप लगाता हूं। ये दिल्ली की यूपीए सरकार बहुमत के कारण नहीं चल रही है। ये सरकार सीबीआई के कारनामों के कारण चल रही है। सीबीआई के कारनामों के कारण जब उनकी सरकार गिरने की नौबत आती है तो सीबीआई सपा के द्वार खटखटाती है, कभी बसपा के द्वार खटखटाती है, कभी इसकी फाइल निकालती है, कभी उसकी फाइल निकालती है, और डर के कारण लोग कांग्रेस के पास जाके खड़े हो जाते हैं और यूपीए बच जाती है। भाइयों बहनों, ये लोकतंत्र नहीं है, ये लोकतंत्र का तरीका नहीं है। और इसलिए भाइयों बहनों, मैं आज कहने आया हूं कि कांग्रेस पार्टी जिसको न जवान में भरोसा है, न विज्ञान में विश्वास है, न लोकतंत्र में उनकी आस्था है, उनकी प्राथमिकताएं वोट बैंक की राजनीति है। आप देखिए, यहां एक आध साल पहले श्रीमान चिदंबरम जी आए थे और उन्होंने एक बयान दिया था आपके इस नगर में। उन्होंने क्या कहा? अगर 15 रुपये में बिस्लरी की बोतल पी लेते हो, 20 रुपये में आइसक्रीम खा लेते हो, लेकिन अगर चावल की, गेहूं का 1 रुपया दाम बढ़ जाए तो तुम चिखने लग जाते हो। मुझे बताइए भाई, ये कौन सी मानसिकता है? क्या हिंदुस्तान के गरीब के लिए ये भाषा ठीक है? और इतना ही नहीं, इन्होंने तो यहां तक कह दिया, क्या सरकार अर्बन मिडिल क्लास के लिए चिंता करेगी? क्यों भाई, ये अर्बन मिडिल क्लास हिंदुस्तान का नागरिक नहीं है क्या? मुझे जवाब दो भाई, क्या अर्बन मिडिल क्लास हिंदुस्तान का नागरिक नहीं है? क्या अर्बन मिडिल क्लास देश के लिए काम नहीं करता है? क्या अर्बन मिडिल क्लास टैक्स नहीं भरता है? क्या लोकतंत्र में अर्बन मिडिल क्लास को अपनी बात बताने का अधिकार नहीं है? इन्होंने कह दिया कि सरकार, और 15 रुपया 20 रुपया आपको ऐसा सुना के गए। भाइयों बहनों, इन्होंने महंगाई के संबंध में इनकी सोच देखिए। ये कहते हैं अगर गरीब के घर की इनकम 26 रुपया अगर रोज की है तो गरीब नहीं है। मुझे बताओ मित्रों, 26 रुपया कमाने वाला व्यक्ति 5 लोगों का परिवार हो, वो गरीब है कि नहीं है? आप बोलिए जोरों से, गरीब है कि नहीं है? वो गरीब है, गरीब है, गरीब है। आप मानते हैं? दिल्ली की सरकार नहीं मानती है। मुझे बताइए 26 रुपए में क्या मिलेगा? अरे 26 रुपये में 300 ग्राम प्याज नहीं आता है, प्याज नहीं आता है। वो पेट कैसे भरेगा? पंडित दीनदयाल उपाध्याय
हमें अंत्योदय का मार्ग सिखा के गए हैं, दरिद्र नारायण की सेवा करने का रास्ता दिखा के गए हैं। गरीब से गरीब समाज के आखिरी छोर पर बैठा हुआ इंसान, उसकी चिंता करना, यह हमारे भारतीय जनता पार्टी का धर्म है, यह हमारी भारतीय जनता पार्टी का कर्म है। यह रास्ता हमें पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने बताया है। और कांग्रेस के एक नेता ये कह रहे हैं, कांग्रेस के नेता कह रहे हैं गरीबी ये तो मानसिक अवस्था है, स्टेट ऑफ माइंड है। ये गरीब की मजाक उड़ा रहे हैं, गरीब की मजाक उड़ा रहे हैं। भाइयों बहनों, इनको महंगाई की चिंता नहीं है, इनको देश के अर्थतंत्र की चिंता नहीं है, वो अपने ही कारोबार को चलाने लगते हैं। भाइयों बहनों, अभी वानखेड़े स्टेडियम में क्रिकेट का मैच चल रहा था। सचिन तेंदुलकर निवृत्त होने वाले थे। पूरा देश सचिनमय हो गया था। हर चीज सचिन के साथ जोड़ करके देखी जाती थी। और वानखेड़े स्टेडियम में लोग चर्चा कर रहे थे, शर्त लगा रहे थे कि बताओ ये मैच के दरमियान सचिन तेंदुलकर सेंचुरी लगाएंगे या प्याज के दाम सेंचुरी लगाएंगे। लोग शर्त लगा रहे थे कि सचिन की सेंचुरी लगेगी कि प्याज के दाम की सेंचुरी लगेगी। ये तो आपने महंगाई का हाल करके रखा है मेरे भाइयों, ये हाल इन्होंने करके रखा है। भाइयों बहनों, सुनना है कि बंद करो? जरा लंबा हो गया, चालू रखो और बोलो पक्का। अरे आप लोग धूप में खड़े हो भाई, मुझे चिंता हो रही है, और हिलने का नाम ले रहे हो। अरे आपके प्यार को सलाम, आपके प्यार को सलाम, आपके समर्थन को सवाल, और भारतीय जनता पार्टी के भाइयों बहनों, प्रधानमंत्री जी ने एक कमेटी बनाई थी फूड प्राइस इन्फ्लेशन कंट्रोल करने के लिए, और पता नहीं क्यों उस कमेटी का चेयरमैन मुझे बनाया था और मेरे साथ 4 मुख्यमंत्रियों को जोड़ दिया था। भाइयों बहनों, हमने मेहनत करके 2011 में भारत सरकार को रिपोर्ट दी, और लंबी रिपोर्ट नहीं थी, बहुत ही फोकस, स्पेसिफिक इश्यू को टच करने वाली। और प्रधानमंत्री जी ने मेरी उस रिपोर्ट देकर के मेरी बड़ी तारीफ की थी, और मैंने उनको महंगाई कम करने के लिए, बाजार को संतुलित करने के लिए 20 रिकमेंडेशन दिए थे और 64 एक्शनेबल काम दिए थे। ये करना चाहिए, ये करना, ऐसा स्पेसिफिक। भाइयों बहनों, इनको गरीब की, महंगाई की चिंता नहीं है। ये मेरा 2000 में दिया हुआ रिपोर्ट, वो भी फाइल में जाके पड़ा है, कोई उसको पूछने वाला नहीं। और मैंने क्या रेकमेंड किया था, मैं आज बताना चाहता हूं। एक मुद्दा बताता हूं। हमने कहा था कि एसेंशियल कमोडिटी एक्ट जो है उसमें सुधार करना चाहिए, और हमने कहा था एक तो उसको नॉन बेलेबल बनाना चाहिए, और दूसरा उसकी स्पेशल कोर्ट बनानी चाहिए, झड़पी न्याय देना चाहिए, और इस पर संग्रहखोरी करने वाले
नफाखोरी करने वालों को जेल के सलाखों में डाल देना चाहिए। इन्होंने ये काम नहीं किया। मैंने दूसरा कहा था, जो फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया है उसको डीबंडलिंग करना चाहिए, उसको रीबंडलिंग करना चाहिए। ये मैंने उनको सुझाव दिया था। और मैंने कहा था, एक एफसीआई को 3 टुकड़ों में बांट दो। एक प्रोक्योरमेंट करे, दूसरा स्टोरेज करे और तीसरा डिस्ट्रीब्यूशन करे। यह वैज्ञानिक तरीका हमने सुझाया था, लेकिन ये दिल्ली की सरकार ने इस काम को नहीं किया। और भाइयों बहनों, आज प्याज को लेकर के पूरा देश रो रहा है, गरीब रो रहा है। एक बार कांग्रेस के नेताओं की प्याज के साथ एक कॉन्फ्रेंस हुई। कांग्रेस के नेताओं ने प्याज को बुलाया कि भाई, वो प्याज को गिड़गिड़ाने लगे, ये क्या हो रहा है? तो प्याज ने कहा, आप लोगों ने सरकार में रहते रहते पूरे हिंदुस्तान के छिलके उतार दिए हैं। अब हम प्याज ने तय किया है कि हम दिल्ली की सरकार के छिलके उतार देंगे। बहनों, जो अटल जी की सरकार थी, देखिए उसकी दीर्घदृष्टि देखिए। उन्होंने प्याज को एसेंशियल कमोडिटी के अंदर रखा था और इसके कारण उसके दाम में कभी उतार चढ़ाव नहीं आता था। यूपीए 1 ने थोड़े ही दिन में प्याज को एसेंशियल कमोडिटी से बाहर निकाल दिया और उसका परिणाम यह हुआ कि हमारे देश में, भाइयों बहनों, आज प्याज के कारण गरीब आदमी रो रहा है। भाइयों बहनों, हर देश के अपने सपने होने चाहिए। आजादी के पहले 1857 से देखे, हिंदुस्तान का एक एक नागरिक देश आजाद करने का मकसद लेके काम कर रहा था। हर पीढ़ी वो काम करती थी, हर नौजवान करता था। आजादी के बाद देश में देश को महान बनाने के सपना लेकर के चलने की जरूरत थी। स्वराज्य को सुराज्य में बदलने की जरूरत थी। लेकिन दिल्ली में बैठे हुए कांग्रेस के शासकों ने देश आजाद होने के बाद इस तरफ ध्यान नहीं दिया। भाइयों बहनों, वो तो कहने लगे सत्ता ये जहर है। उनको लगता है पावर इज ए पॉइजन, और इसके कारण लोगों को कहते रहे पावर पॉइजन है, तुम मत आओ, ये हमारे लिए काफी है। ये पॉइजन का कोई टेस्ट मत करो, हम एक परिवार काफी है, हमें ही पॉइजन का टेस्ट करने दो। ऐसा ही समझाते रहे। पॉइजन पॉइजन कह के देश की जनता को सत्ता से दूर रखने के षड्यंत्र किए गए। देश की जनता को सत्ता के निकट तक नहीं आने दिया गया। एक परिवार के आसपास पॉइजन पॉइजन कह करके खुद के बटोर के रख लिया। भाइयों बहनों, एक आज मैं बात करना चाहता हूं। करीब 8-9 वर्ष के बाद हमारा देश आजादी के 75 वर्ष मनाएगा। हमारे देश में 75 ईयर अमृत महोत्सव के रूप में मनाए जाते हैं। यह देश अभी से संकल्प करे कि 8-9 वर्ष के बाद यह देश जब अमृत वर्ष मनाएगा, तब हम 8 साल में ऐसी मेहनत करें कि हमारे देश में अमृत वर्षा हो। भाइयों बहनों, और अमृत वर्षा यानी सुराज्य, अमृत वर्षा यानी दरिद्र नारायण का कल्याण, अमृत वर्षा यानी गांव गरीब किसान का भला। इस बात को लेकर के हम चले। भाइयों बहनों, हमारा देश का किसान प्रगति कर सकते हैं हम,
किसान को आधुनिक वैज्ञानिक टेक्नोलॉजी से जोड़ने की जरूरत है। अगर उस पर हमने बल दिया तो देश का किसान सुखी हो सकता है। भाइयों बहनों, 125 करोड़ का देश अमृत वर्ष के लिए, अमृत वर्षा पाने के लिए 8 साल के बाद जब 75 वर्ष आए तब हम देश के 125 करोड़ नागरिक, एक एक नागरिक एक एक सपना लेकर के चल पड़े। 125 करोड़ सपने लेकर के हम चल पड़े। हर नगर का एक सपना हो, हर गांव का एक सपना हो। आप कल्पना कर सकते हैं, करोड़ों सपने लेकर के अगर 8 साल चल पड़े तो हमारा देश दुनिया में नई ऊंचाइयों को पार कर सकता है। और इसलिए भाइयों बहनों, उन नई ऊंचाइयों को पार करने के सपने लेकर के हम चलना चाहते हैं। तब भाइयों बहनों, आज जब मैं आपके बीच आया हूं तब हमने मित्रों सपना देखना है, इस कुशासन को समाप्त करके सुशासन की ओर जाना है। ये कैओस की हवा अवस्था में से निकल करके हमें क्लैरिटी की तरफ बढ़ना है। ये करप्शन के माहौल को छोड़ करके हमने क्लीन गवर्नेंस की तरफ आगे बढ़ना है। ये स्टैग्नेंसी के माहौल को छोड़ करके हमने बॉयंसी का रास्ता अपनाना है। ये विष की बातें करने वालों को छोड़कर हमें अमृत को पाने का प्रयास करना है। अगर आने वाले दिनों में इस संकल्प को लेकर के हम चलते हैं तो भाइयों बहनों, मुझे विश्वास है कि हमारा देश नई शक्ति लेकर के, नई ताकत लेकर के उभरेगा और भारत 21वीं सदी में विश्व का नेतृत्व करेगा। मेरे साथ बोलिए, दोनों मुट्ठी बंद करके हाथ ऊपर करके बोलिए। अब ये मीडिया वाला मुझे नहीं देखेंगे, आपको देखेंगे। वो कैमरा आप तरफ ले जाएंगे। दोनों मुट्ठी बंद करके बोलना है, भारत माता की। ऐसी आवाज नहीं, दिल्ली के दरवाजे टूट जाने चाहिए दोस्तों, ऐसी आवाज निकले। भारत माता की, भारत माता की। और तेज ताकत से दोस्तों, ये सारे मीडिया वाले आपको कवर कर रहे हैं। भारत माता की, शाबाश, भारत माता की, भारत माता की। ಈಗ ವಂದನಾರ್ಪಣೆ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ಜಿಲ್ಲಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂತ ಶ್ರೀಯುತ ಮುನ್ರಾಜುರವರಿಂದ। मैं तो एक बात छूट गई, एक बात में छूट गई। मैं कर्नाटक ने एक हमें नई प्रेरणा दी, आज हमें प्रेरणा दी। मैं कहता हूं कर्नाटक के नागरिकों ने, कर्नाटक बीजेपी ने, कर्नाटक कार्यकर्ताओं ने, और वो प्रेरणा ये दी है, इस रैली में आने के लिए उन्होंने 10 रुपया टोकन डोनेशन लिया। हिंदुस्तान में किसी पॉलिटिकल पार्टी के कार्यक्रम में जाने के लिए 10 रुपया देकर के कोई आए, ये बहुत बड़ी बात है। 3.5 लाख लोगों ने 10-10 रुपया देकर के यहां आए हैं। आप सबको अभिनंदन। और सबसे ज्यादा अभिनंदन कि 3.5 लाख लोगों ने जो 10-10 रुपया दिया, वो 35 लाख रुपया कर्नाटक भारतीय जनता पार्टी ने भारत की एकता के लिए जीवन भर जूझने वाले, जीवन खपाने वाले सरदार वल्लभ भाई पटेल के स्मृति में जो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बन रहा है, दुनिया का सबसे बड़ा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बन रहा है, उसके लिए 35 लाख रुपए का दान दिया। मैं कर्नाटक भारतीय जनता पार्टी का आभारी हूं, अध्यक्ष को बधाई देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे साथ बोलिए, मैं कहूंगा सरदार पटेल, आप बोलिए अमर रहे सरदार पटेल, सरदार पटेल। मैं बोलूंगा एक भारत, आप बोलिए श्रेष्ठ भारत। एक भारत, एक भारत, एक भारत, एक भारत।